आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है which involves exchange of gases. It involves exchange of gases between atmosphere and lungs. ठीक है, तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई। रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन्वॉल्व्स बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स with the release of ATP, and this process results in the formation of ATP. ठीक है, तो इस प्रोसेस से ATP फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया? Then respiration includes some processes like breathing, then external respiration, then internal respiration, and D, cellular respiration. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रीदिंग मतलब क्या। ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस अगेन in which gaseous exchange takes place between atmosphere and lungs। जैसे हमने ये डेफिनेशन देखी ना, वैसी ही डेफिनेशन है। तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होता है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। ठीक है, ब्रीदिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन का मतलब होता है इनहेलेशन ऑफ O2 और एक्सपिरेशन का मतलब होता है एक्सहेलेशन ऑफ CO2। मतलब ऑक्सीजन लंग्स में, मतलब शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेना और CO2 बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ना। तो ये दो प्रोसेस हम अभी देखेंगे कि इस इंस्पिरेशन क्या होता है और एक्सपिरेशन क्या होता है। तो इंस्पिरेशन का मतलब क्या होगा? ठीक है ना, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इनटू द लंग्स। ठीक है ना, तो इंस्पिरेशन के दौरान एयर लंग्स में इनहेल की जाती है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन इनहेल किया जाता है। तो ड्यूरिंग एक्सपिरेशन CO2
is given out from the lungs, out of the lungs। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। जब CO2 लंग्स से बाहर जाता है ना, तो उस समय थोरैक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे आकुंचन होता है थोरैक्स का, छाती का। ठीक है, तो इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और नीचे की तरफ जाता है, इट गोज़ डाउनवर्ड। तो इसका उल्टा देखिए, एक्सपिरेशन में डायफ्राम रिलैक्स होता है और इट पुश्ड अपवर्ड्स। इस डायग्राम में देखिए, ये डायफ्राम है, ठीक है, और ये डायफ्राम थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड्स। तो एक्सपिरेशन में उल्टा हो जाता है, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और एंड मूव्स अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम इस डायग्राम में देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं, दीज आर द ये रिब्स है और दिस इज़ द स्टर्नम, ये स्टर्नम है। ठीक है, दिस इज़ द स्टर्नम और ये है रिब्स। रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं उसे बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। कौन से मसल्स? इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, तो ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स बाहर के, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हम लोग इंस्पिरेशन के बारे में देख रहे हैं कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, सो दिस रिब एंड स्टर्नम मूव्स अपवर्ड। ठीक है ना, एंड आउटवर्ड, थोड़ा सा ऊपर जाता है और बाहर की तरफ होते, मतलब डायफ्राम जो है, हमने देखा कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो नीचे जाता है, लेकिन रिब्स और स्टर्नम जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रिब्स और स्टर्नम को जो मसल्स अटैच होते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से स्टर्नम और रिब्स जो है वो थोड़े ऊपर की ओर जाते हैं एंड बाहर की ओर फैलते हैं। इस तरह से यहाँ पे देखिए कि ये जो डिस्टेंस है ये कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब बाहर की तरफ ये मूव होते हैं। ठीक है ना, द इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, so the sternum and ribs move upward and outward। ठीक है ना, तो इसका उल्टा यहाँ पे होगा एक्सपीरेशन में। जब इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स होते हैं, यहाँ पे क्या हो रहे, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे। जब ये मसल्स रिलैक्स होते हैं तो रिब्स और स्टर्नम कहाँ जाएगा, इट मूव्स डाउनवर्ड, ये थोड़ा नीचे जाएगा और इट मूव इनवर्ड, अंदर की तरफ मूव करेगा। सो यहाँ का साइज़ देखिए, छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है। समझ में आ गया? तो थर्ड पॉइंट देखिए, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से रिब्स और स्टर्नम मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो इसका उल्टा होगा, इंटरकॉस्टल मसल्स यहाँ पे रिलैक्स होंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो रिब्स और स्टर्नम अपवर्ड और आउटवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पे उल्टा होगा, इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स होने की वजह से रिब्स और स्टर्नम इनवर्ड और डाउनवर्ड मूव होंगे। ठीक है, अब ये अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है, यानी थोड़ा सा आउटसाइड में ये मूव हो रहा है, इसीलिए थोरैसिक वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनवर्ड जा रहा है, इसीलिए इसका थोरैसिक वॉल्यूम कम होगा। ठीक है,
इसका थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा। और इट डिक्रीजेस प्रेशर ऑफ थोरैक्स एंड लंग्स, मतलब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है ना, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा और थोरैक्स और लंग्स का प्रेशर डिक्रीज होगा यहाँ पे। और यहाँ पे उल्टा होगा, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा और थोरेसिक प्रेशर और लंग्स इंक्रीज होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से टू इक्वलाइज द लो प्रेशर इनसाइड द लंग्स, है ना, यहाँ पे क्या बोला है, इट डिक्रीज दिस प्रेशर इन लंग्स। तो लंग्स में प्रेशर कम है, अब इस लंग्स में प्रेशर कम है, ये लो प्रेशर इनसाइड द लंग, इसको इक्वलाइज करना है। इक्वलाइज करना है तो एयर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर रशेस इनटू द, तो क्या होगा यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक एयर जो है इट रशेस इनटू द लंग्स, दिस इज इंस्पिरेशन। समझ में आ गया। और यहाँ पे जो प्रेशर है थोरैक्स का जो और लंग्स का जो प्रेशर है, तो यहाँ पे देखिए कि लंग्स और थोरैक्स का प्रेशर यहाँ पे कम हो गया है ना। सो एयर फ्रॉम द लंग्स रशेस आउट, तो लंग्स में से एयर बाहर निकल जाती है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपिरेशन, ठीक है। तो फिर से देखते थर्ड पॉइंट, मैंने क्या बताया था, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती है वो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है ना। इसीलिए जो रिब्स और स्टर्नम होते हैं वो अपवर्ड ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव होते हैं। इसका उल्टा होता है, यहाँ पे ड्यूरिंग एक्सपीरेशन इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स होते हैं, इसीलिए जो रिब्स और स्टर्नम होते हैं वो मूव होते हैं इनवर्ड और डाउनवर्ड, अंदर की तरफ और थोड़ा सा नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो इसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, क्योंकि ये आउटवर्ड जा रहा है ना, तो थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब छाती का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो छाती फूलती है ना, ठीक है, तो इंक्रीज हो गया थोरैसिक वॉल्यूम। और जो हमारा जो लंग्स है, हमारे लंग्स है, वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है ना। थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, छाती हमारी फूल गई, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, लेकिन लंग्स का प्रेशर कम हो गया। तो इसका उल्टा यहाँ पे होता है, यहाँ पे थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जब हम यहाँ पे थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो छाती हमारी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया और लंग्स में जो थोरैसिक प्रेशर है वो बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लंग्स में का जो प्रेशर है वो कम हो गया है, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो गया है, तो ये जो कम हुआ प्रेशर है, इसे इक्वलाइज करने के लिए, ये इस लो प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए एटमॉस्फेयर से एयर अंदर लंग्स के अंदर चली जाती है, तो दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो थोरैक्स का जो प्रेशर होता है वो बढ़ा हुआ होता है ना, लंग्स और थोरैक्स का प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो प्रेशर की वजह से क्या होता है कि एयर लंग्स में से बाहर आ जाती है, CO2 बाहर आ जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सपिरेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो इस तरह से वन इंस्पिरेशन एंड वन एक्सपिरेशन कॉजेस वन ब्रेथ, ठीक है ना। Then we will see about the second point of mechanism of respiration, that is external respiration और exchange of gases at alveolar level। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि
जो एल्वीवोलस होता है, एल्वीवोलस कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे दिस इज द एल्वीओलस, ये एल्वीओलस है एंड दिस एल्वीओलस इज सराउंडेड बाय अ कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए एल्वीओलस इज सराउंडेड बाय अ लेयर, ये एक लेयर दिख रही है। दिस इज मेड अप ऑफ, मीन्स दिस एल्वीओलस इज मेड अप ऑफ कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, सिंगल लेयर दिख रही है, दिस इज द सिंगल लेयर, ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की लेयर है। ठीक है, एंड इट इज़ रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, दिस इज द ये सॉरी ये नहीं, ये अंदर वाली लेयर, तो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे हमने देखा था ना, स्क्वामस एपिथेलियम सिंगल लेयर, सिंपल लेयर होती है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बेस्ड होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे इसलिए बेस्ड होती है कि वो मतलब स्टिफ रहने के लिए, वो कोलैप्स नहीं हो पाती, इसलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एल्वीओलस कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एल्वीओलर मेम्ब्रेन का हो गया। देन ये जो एल्वीओलर मेम्ब्रेन है, इट इज़ इंटीमेटली यानी क्लोजली एसोसिएटेड विद द कैपिलरी नेटवर्क। ये कैपिलरी नेटवर्क है, उससे एसोसिएटेड होता है। सो यहाँ पे एक कैपिलरी वॉल है, ये वाली, दिस इज़ द कैपिलरी वॉल, है ना, ये एल्वीओलर मेम्ब्रेन है, एल्वीओलर वॉल है, और ये है कैपिलरी वॉल। ठीक है ना, तो जो कैपिलरी वॉल होती है ना, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ये भी स्क्वामस एपिथेलियम से ही बनती है। ठीक है ना, तो बोथ एल्वीओलर मेम्ब्रेन एंड कैपिलरी वॉल इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम विच इज बेस्ड अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करती है। तो ये दोनों वॉल हो गई जो स्क्वामस एपिथेलियम से बनती है। ठीक है ना, तो दोनों लेयर जो है एल्वीओलर मेम्ब्रेन और कैपिलरी वॉल के, दोनों के स्ट्रक्चर कैसे है, बिल्कुल सेम है ना, और थीन है, और दोनों की वॉल मेम्ब्रेन जो होती है वो थीन होती है। ठीक है ना, टुगेदर दे मेक मेम्ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, मतलब एल्वीओलर मेम्ब्रेन और कैपिलरी वॉल मिलकर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में ही गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, देयर इज अ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वीओलर एयर एंड ब्लड। एल्वीओलर एयर मतलब यहाँ पे जो एयर होता है वो, और ब्लड, इन दोनों के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो पार्शियल प्रेशर इज अ मेजर ऑफ concentration of the individual component in a combination, या फिर हम मिक्सचर भी बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन और मिक्सचर ऑफ गैसेस। मतलब एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना। एयर में बहुत अलग अलग तरह की गैसेस होती है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इस मिक्सचर में से एक कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल हम
बोल सकते जैसे ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन, या फिर बोल सकते हम लोग, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर इज अ मेजर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट इन अ कॉम्बिनेशन और मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो गैसेस में सॉरी जो मिक्सचर होता है गैसेस, उसमें अलग अलग टाइप की गैसेस होते हैं, और उसमें से अगर इंडिविजुअल गैस को अलग कर दिया जाए तो उसका कॉन्सेंट्रेशन यानी पार्शियल प्रेशर, जैसे कि ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो अलग होगा और नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो अलग होगा। मतलब ऑक्सीजन एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर एंड नाइट्रोजन एक्सर्ट्स अनदर पार्शियल प्रेशर। मतलब ये इंडिविजुअल कंपोनेंट हो गए, ऑक्सीजन इंडिविजुअल कंपोनेंट हो गया मिक्सचर ऑफ गैसेस में, या तो नाइट्रोजन इंडिविजुअल कंपोनेंट हो गया मिक्सचर ऑफ गैसेस में। तो अगर हमें ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो वो हो गया पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। तो इस पार्शियल प्रेशर पे ही बेस्ड है हमारा ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का ये पार्ट। तो इस तरह से देखिए, सपोज मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं हायर कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ लिख रही हूँ मैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस। मतलब गैसेस जो एक्सचेंज होते हैं, इट इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विल टेक्स प्लेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। हायर पार्शियल प्रेशर मतलब गैसेस का डिफ्यूजन हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर एरिया की तरफ होता है। मतलब इस तरह से होता है गैसेस का डिफ्यूजन, हायर पार्शियल प्रेशर एरिया से तो लोअर पार्शियल प्रेशर एरिया की तरफ होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना। और ये जब तक डिफ्यूजन होता है, जब तक इन दोनों का जो पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल ना हो जाए दोनों का। मतलब यहाँ लोअर पार्शियल प्रेशर है ना और ये हायर है, तो इधर से गैसेस का डिफ्यूजन इधर होगा, और जब तक दोनों इक्वल नहीं होते हैं तब तक ये डिफ्यूजन होता रहेगा, ठीक है ना, टिल द इक्विलिब्रियम। जब तक इक्विलिब्रियम इक्वल, मतलब दोनों तरफ के गैसेस का इक्विलिब्रियम इक्वल नहीं होता है, तब तक ये डिफ्यूजन होता रहता है। तो समझ में आ गया ये, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में कि ये जो पार्ट मैंने इधर का बनाया दैट इज़ द एल्वियोलस पार्ट एंड दिस इज़ द पल्मोनरी कैपिलरी। मतलब कैसे, जैसे कि इस डायग्राम में देखिए दिस इज़ द एल्वियोलस पार्ट और ये कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी का पार्ट, ठीक है। ये हमने वहाँ पे एक बैरियर दिखाया है डायग्राम के थ्रू। ये क्या है, दोनों स्क्वैमस एपिथेलियल है ना। तो स्क्वैमस एपिथेलियम की इस बाजू में है एल्वियोलस एंड इस स्क्वैमस एपिथेलियम की इस साइड में है कैपिलरी नेटवर्क,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये स्क्वैमस इपिथेलियम है, दिस इज द स्क्वैमस इपिथेलियम। ठीक है, स्क्वैमस इपिथेलियम। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि अभी हमने देखा था कि जो हायर पार्शियल प्रेशर एरिया से लोअर पार्शियल प्रेशर एरिया की तरफ क्या होता है, गैसेस का डिफ्यूजन होता है हायर से लोअर की तरफ। तो अब हम यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन पल्मोनरी कैपिलरीज। पल्मोनरी कैपिलरीज में जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो 45 mmHg इतना है। तो पार्शियल प्रेशर इन एल्वियोलस ये कितना है, इट इज़ 40 mmHg। ठीक है, तो यहाँ पे हायर पार्शियल प्रेशर एरिया ये हो गया और ये हो गया लोअर पार्शियल प्रेशर एरिया। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंसेस को दूर करने के लिए ये जो यहाँ का पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ड्यू टू दिस डिफरेंस CO2 ड्यू टू दिस डिफरेंस CO2 diffuses from capillary into the alveolus। ठीक है ना, ये कैपिलरी से एल्वियोलस की तरफ जाएगा, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा और इस तरह से CO2 एल्वियोलस से हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो और सेकंड एग्जांपल हम देख सकते हैं, यहीं पे देखेंगे हम सेकंड एग्जांपल को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ब्लड कैपिलरी में है 40 mmHg और एल्वियोलस में है 104 mmHg इतना। तो इसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन हायर पार्शियल प्रेशर एरिया कौन सा हो गया, ये हो गया हायर पार्शियल प्रेशर एरिया। ठीक है, तो ये हो गया लोअर पार्शियल प्रेशर एरिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हायर पार्शियल प्रेशर एरिया टू लोअर पार्शियल प्रेशर एरिया डिफ्यूज होगा, है ना। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 of blood is 40 mmHg while in alveolus it is 104 mmHg। सो हायर पार्शियल एरिया से ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा ब्लड में, कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। सो ड्यू टू दिस डिफरेंस O2 डिफ्यूजेस, है ना, O2 डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोलस टू ब्लड कैपिलरी। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वियोलर लेवल। तो आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे हायर पार्शियल प्रेशर एरिया से लोअर पार्शियल प्रेशर एरिया की तरफ गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है।